नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और बातचीत करेंगे आज कानपुर को किला बना दिया। अब कानपुर को किला ना दरअसल दो तरह से बना दिया गया है। एक तो सुरक्षा के लिहाज से, यानी जो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा दल वहां लगाए गए हैं वो किला बना रहे हैं शहर को, और दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स के लिहाज से बात करें, मैदान में क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो वहां भी कानपुर का मैदान किसी किले से कम नहीं है। यानी कुल मिलाजुलाकर बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है दूसरे टेस्ट मैच में, जिसके लिए भारतीय टीम और बांग्लादेश की टीम पहुंच चुकी है कानपुर। इसी खबर के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों ही टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच एयरपोर्ट से होटल पहुंचे अधिकारी। टीम होटल में खिलाड़ियों का हालांकि जबरदस्त स्वागत देखने को मिला और बड़ी ही पारंपरिक धुन बज रही थी जब खिलाड़ी वहां पहुंचे। और होटल से लेके स्टेडियम तक हालांकि 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ही फासला है जो टीम का होटल है और उसके बाद वहां से लेकर ग्रीन पार्क स्टेडियम तक का, लेकिन वहां तक में अच्छी खासी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक उठापटक हुई उसके बाद से वहां पर हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसको लेकर कुछ संगठन नाराज हैं और वो ये कह रहे थे, शुरुआत से ही कह रहे थे कि वो इस पर विरोध करेंगे। बांग्लादेश की टीम भारत में कैसे खेल सकती है, बांग्लादेश की टीम को भारत में नहीं खेलना चाहिए। इस मांग को लेकर बहुत कम ही लोग थे, लेकिन चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सुरक्षा से जुड़े तमाम जो अलग अलग एजेंसियां होती हैं, सब ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। और इसीलिए जो हमने आज आपको बताया कि कानपुर को एक किले की तरह बना दिया गया है। मुझे लगता है दीपेश, इसमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पहली बात तो क्रिकेट को हम हमेशा कहते हैं कि खेल जो है वो राजनीति से अलग है। दूसरा, इस टीम में ऐसे खिलाड़ी, अपनी ही टीम में खिलाड़ी हैं जिनके अब घर वहां पर फूके गए हैं, तो वो खिलाड़ी किसी चीज को एंडोर्स नहीं करते, वो खिलाड़ी किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो खिलाड़ी क्रिकेटर्स हैं, अपने देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, उन्हें क्रिकेट खेलने देना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये जो आपने मेंशन किया ना कि बहुत हद तक ये बात नहीं उठी, लेकिन थोड़ी बहुत भी जहां से उठ के आई कि मैचेस नहीं होने चाहिए, खिलाड़ियों को थोड़ा बहुत भी खतरा है, उसको देखते हुए जितना मतलब सिक्योरिटी लगाई गई है, सिक्योरिटी की देखरेख की जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप किसी तरीके से किसी चीज को हल्के में नहीं टाल रहे कि क्या हुआ, एक दो जगह से अगर बात उठ भी गई तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, पूरी सिक्योरिटी के साथ आपने टीमों को पहुंचाया स्टेडियम तक या होटल्स तक, जैसे भी आप पहुंचा रहे हैं। भले ही वो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता सर ने बताया, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आपको पूरी तैयारियां रखनी होंगी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश की टीम में ऐसी बात नहीं है कि हिंदू क्रिकेटर नहीं है। लिटन दास को लेकर खबर आई थी कि उनका घर भी वहां जलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार पाकिस्तान में भी जाके खेले, फिर अब इंडिया में भी आके खेल रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एक गेम के। उनका किसी राजनीतिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। भले ही शेख हसीना की पार्टी से जीते हों शाकिब अल हसन, लेकिन सर जब गेम की बात आएगी तो दोनों चीज़ें बहुत परे हैं। तो इसमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं यही मानता हूं। मतलब जितना होना चाहिए, गेम अलग होना चाहिए, राजनीति हमेशा अलग होनी चाहिए, वो मुद्दे अलग हैं, लेकिन खेल का मुद्दा हमेशा से अलग होना चाहिए। और ये देखते हुए चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे कल को यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी आए या फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी आए, वो आपके घर में हैं, वो खेलने आ रहे हैं, एक भरोसे के तहत आ रहे हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर पब्लिक को करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए और बहुत सही बात है। लिटन दास खिलाड़ी ऐसे हैं जो जब पाकिस्तान में खेल रहे थे और वहां पर उनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा था अपने घर वालों से। सोचिए किस तरह से मानसिक तौर पर कितनी बेचैनी हो अगर आपसे आपके घर वाले बात ना कर पाएं या आप अपने घर वालों से बात ना कर पाएं, वाइसे वर्सा एक ही बात है। और उस परिस्थिति में भी उन्होंने वहां पर जिस तरह से शतक लगाया और उसके अलावा टीम को जीत दिलाई, तो खेल है, खेल को बाकी इन चीजों से अलग रखना चाहिए। और बहुत ही क्लियर कट स्टैंड था कि मैच होना है। मुझे याद है जब ये शुरुआत में खबरें आना शुरू हुई थी कि एक्स संगठन और वाई संगठन ने कहा है कि हम विरोध करेंगे, तब भी बड़ा क्लियर स्टैंड था कि हम मैच कानपुर में ही कराएंगे, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराएंगे। और किसी भी खिलाड़ी को, जैसा दीपेश अभी कह रहे थे, कहीं से भी एक इंच मात्र भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इतने पुख्ता इंतजामात होंगे कि आप उसके लिए टेंशन ना लें। और बल्कि अभी जो बड़ी खबर है, जो इसमें अपडेट है, एफआईआर की गई है, ये भी आपको बताते हैं, ये भी खबर आपको दिखाते हैं किस तरह से मैच का विरोध करने वाले जो लोग थे, जो एयरपोर्ट के आसपास से लेकर होटल के रास्ते में कुछ करना चाह रहे थे, विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, ऐसे 20 लोगों के खिलाफ दीपेश एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इसमें कुछ नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अननोन हैं, जो भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन वो भी उस विरोध प्रदर्शन में जारी थे, शामिल थे, तो इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से
टीम को ये गाइडलाइन दी गई है कि वो अगर कोई खिलाड़ी टीम का कहीं बाहर जा रहा है तो पहले बता दें, सूचित कर दें, ताकि उसको जो उचित व्यवस्था करनी है, उचित सुरक्षा व्यवस्था करनी है, वो कर दी जाए। और होटल, अगर टीम होटल से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जरूर बताएं। होता अमूमन यही है कि अगर किसी खिलाड़ी का कोई जानने वाला शहर में है या कहीं कोई दोस्त है तो वो हो सकता है कहीं जा सकता है, लेकिन अब जिस तरह से आप देखेंगे आज भी प्रैक्टिस शेड्यूल है दीपेश, कल भी प्रैक्टिस होनी है। बस फर्क ये है कि आज सुबह के वक्त बांग्लादेश की टीम करेगी, शाम के वक्त भारतीय टीम करेगी, कल भारतीय टीम सुबह के वक्त करेगी और शाम के वक्त यानी सेकंड हाफ में बांग्लादेश की टीम करेगी। वैसे बहुत ज्यादा समय है नहीं कि आप होटल के बाहर जा रहे हैं, और कोई कानपुर में ऐसा कोई हिस्टोरिकल मतलब जगहें हैं, बहुत अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई घूमने का पर्यटन स्थल नहीं है ना कि आप जाएंगे वहां घूमने। खिलाड़ी भी समझदार है कि भाई जानते हैं, सतर्क है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज करता है, ये सबको पता है कि हाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्यों ही बाहर जाना है। बावजूद इसके, जो बात अभी आप कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि पूरी बात को गंभीरता से लिया गया है, इसीलिए टीम मैनेजर्स को, जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, उनको ये बता दिया गया है कि भाई आप खिलाड़ियों को सूचित कर दीजिए, हर खिलाड़ी को, कि अगर कहीं जाना है जाएं, हम रोक नहीं रहे, बस हमें एडवांस में बता दें ताकि हम उचित व्यवस्था कर दें। सर इस चीज की अब खिलाड़ियों को आदत भी पड़ गई, बिल्कुल। पूरे 2 साल कोविड में जितना भी वो एक बबल में रहते थे, चाहे वो आईपीएल की बात हो या फिर किसी और चीज की हो, वहां भी आपको पहली बात तो आपको निकलने की इजाजत थी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देनी होती थी, और ये सही भी है। मतलब जब यहाँ सारा जो मुद्दा है वो आप ही की सिक्योरिटी का है, तो बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और कोई आपको बांध के तो रखा नहीं गया है कि ऐसा है कि नहीं जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी यहीं रहना है। और सर की भी बिल्कुल सही बात है कि इतने बड़ा कोई अब ऐसा पेरिस जैसा शहर तो है नहीं कि घूमना ही घूमना है, बट हाँ फिर भी किसी के जानने पहचानने वाले कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो कानपुर हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, कुछ भी जगह हो सकती है, लेकिन जाना है जाइए, बता के जाइए ताकि पता हो, क्योंकि किसी भी तरीके की मतलब अपनी ओर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल्स गेम में सर पहले भी बहुत सारे देखे गए हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में इजरायली प्लेयर्स के ऊपर अटैक जो हुआ था उसकी बात आप कर लीजिए, या फिर श्रीलंका की टीम। खैर पाकिस्तान जैसा माहौल तो यहाँ कभी नहीं होगा, इस बात को लेकर टचवुड हम बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, लेकिन फिर भी मतलब सिक्योरिटी मैटर करती है, क्योंकि किसी की मेंटेलिटी के बारे में आपको सर नहीं मालूम है, कोई किस तरीके से किसी चीज को देख रहा हो। आप गेम के हिसाब से देख रहे हैं, हम प्लेयर्स के हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो गेम के, हम चूंकि गेम को गेम की तरह ले रहे हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गेम को गेम नहीं समझते या पॉलिटिक्स को उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा खिलाड़ियों के लिए सिक्योरिटी की बात में चूक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। सीधे सीधे निर्देश दे दिए गए हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि खिलाड़ी सिक्योर्ड हैं। बड़े आराम से भारतीय खिलाड़ियों को भी उसी सिक्योरिटी के बीच लाया गया और उसी सिक्योरिटी के बीच बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लाया गया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों देशों की तरफ से जो दोनों बोर्ड हैं, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश के बोर्ड के तरफ से भी ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं है कि भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है बहुत, क्योंकि सबको भरोसा है जब बीसीसीआई कोई चीज ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो उसका भाई कितना चाक चौबंद होगा हिसाब किताब। तो ये कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की टीम 2 बार आई है, 2011 में भी आई है, 2023 में भी आई है, खेल के गई है। इसके अलावा 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 उसमें भी आई थी। बहुत सी बातें सर आई, लेकिन बीसीसीआई पे पूरी दुनिया को इतना भरोसा है कि उन पे शक नहीं किया जा सकता। जैसे अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन यहां अगर कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है तो बहुत ज्यादा सर बातें उठती नहीं है, क्योंकि पता है सिक्योरिटी क्रिकेट को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा है। क्रिकेट एक खेल से ज्यादा यहाँ धर्म माना जाता है, और इस ऐसे में किसी भी देश के, चाहे वो अभी तो बांग्लादेश आई है, पाकिस्तान से तो हमारे रिलेशन कभी से अच्छे नहीं है, उनके प्लेयर्स भी अगर हमारे यहाँ खेलने आएंगे तो इतना कम से कम इंश्योर करके देंगे कि नहीं भाई उनको कोई खतरा नहीं आएगा, जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे। और हुआ तो बहुत कुछ था, हैदराबाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत प्यार भी मिला था, उनकी टिकटें भी सारी कहीं ना कहीं बिक गई थी हर एक मैच की। तो ये यहाँ के लोगों में है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखते हैं, एक धर्म जैसा मैंने आपको बताया माना जाता है इस खेल को यहाँ पर। और खिलाड़ी हर किसी का कोई ना कोई फैन हो सकता है सर, चाहे बांग्लादेशी प्लेयर्स हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, क्योंकि जो गेम को रिस्पेक्ट करेगा वो देश और विदेश देख के नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल, मतलब दीपेश के कहने का आशय ये है कि अगर खिलाड़ी चाहें ठग्गू का लड्डू खाने के लिए थोड़ा निकले बाहर जाकर खाना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, कोई बांध के नहीं रख रहा है, बस बता दें कि साहब हमें ठग्गू के लड्डू खाने या जरा वो मोती झील के पास से जरा वो हवा लेनी है कुछ ठंडी ठंडी। और कानपुर में जूते बड़े, लेदर वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी है, लेदर इंडस्ट्री में हो सकता है किसी खिलाड़ी को कुछ स्पेशल जूते अगर खरीदने हो अपने लिए, ऐसी लिस्ट मिलती है। मतलब मैं बड़ी सीरियसली बता रहा हूं कि इस तरह की लिस्ट दी जाती है खिलाड़ियों को। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स से पूछिए जब वो भारत आते हैं, या भारतीय प्लेयर्स जब पाकिस्तान जाते थे, बाकायदा एक पेपर पे लिखकर घर वाले ही लिस्ट देते थे कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। तो अगर किसी को कानपुर से कुछ खरीदना हो तो वो आराम से चाहे खरीद सकता है, बाहर निकल सकता है, होटल से बाहर जा सकता है,
करना सिर्फ इतना है कि एक बार मैनेजर के जरिए पुलिस को जानकारी दे दी जाए, क्योंकि तकरीबन जो मैं पढ़ रहा था यहाँ वहां से और जो मैंने बातचीत की 2500-3000 पुलिस वाले हैं करीब, जिनको लगाया जाएगा मैच के दौरान कि वो होटल और स्टेडियम के बीच का रास्ता और प्लस स्टेडियम के आसपास जो पूरा जगहें हैं उनको वो कवर करे, ताकि कहीं से, जिसको हम कहते हैं ना एक हाइपोथेटिकल सेंस में कि परिंदा भी पर ना मार सके, उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जो आप कह रहे थे वो भी बहुत ही लॉजिकल बात है कि इन खिलाड़ियों को जरूरत पड़ गई है। ये एक और स्टेज आगे की बात है कि लोकल पुलिस जो है वो राज्य और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है, उनके भी संपर्क में है, ताकि किसी भी तरह के कहीं से कोई हालात ऐसा हो भी जाए तो उससे निपटने की तैयारी की गई है। किया क्या गया है, टीम होटल और स्टेडियम को हिस्सेवार तरीके में बांट दिया गया है, सेक्टर बनाए गए हैं, जोन बनाए गए हैं, सब जोन बनाए गए हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई है। यानी सेक्टर्स की जिम्मेदारी एक बड़े अधिकारी को है, उसके बाद के अधिकारी को जोन के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद के अधिकारियों को सब जोन के हिसाब से तैयारी दी गई है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले दीपेश ने कही कि बीसीसीआई अगर कुछ ऑर्गेनाइज करा रहा है तो आप यकीन मानिए वो बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था होती है। मुझे याद है 2009 में जब देश में आम चुनाव थे, एक बार ये कहा गया कि भाई सरकार ने कहा कि हम जो है वो आईपीएल के मैचेस को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। बीसीसीआई ने उसमें कोई इफ बट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम समझते हैं क्या समस्या है आपकी, और इसलिए रातों रात जो साउथ अफ्रीका चला गया टूर्नामेंट, आईपीएल वहां जाकर करा लिया गया। तो ये एक तालमेल है, ये एक सामंजस्य है, ये एक कोऑर्डिनेशन है जो बीसीसीआई का अलग अलग एजेंसीज से रहा है, जो किसी भी मैच के आयोजन में इन्वॉल्व होती हैं। और इसीलिए हमने जो पिछले काफी देर में आपको बताया कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, चाहे आप नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स ले लीजिए, चाहे उसको जोन, सब जोन, सेक्टर में बांटने को ले लीजिए, चाहे केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क के मामले में ले लीजिए, हर चीज खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जो हर मुमकिन चीज है जो की जा सकती है वो बीसीसीआई ने, लोकल पुलिस ने और एजेंसीज ने ऑलरेडी कर दी है, ताकि खिलाड़ियों को कहीं से कोई चिंता ना रहे। चलिए अब आते हैं किला पार्ट 2 में, यानी कानपुर किला पार्ट 2। जैसे आजकल सीक्वल आप देखते हैं ना बहुत सारी फिल्मों के, वो एक फिल्म आती है तो आखिरी में कोई एक 20-25 सेकंड के विजुअल या शॉर्ट सीन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है, बाहर निकलते निकलते लग जाता है कि अच्छा इसका सीक्वल भी आएगा। तो ये जो कानपुर को किला बना दिया का सीक्वल है, वो सीक्वल है खिलाड़ियों की नजरिए से। खिलाड़ियों के नजरिए से इसलिए क्योंकि बांग्लादेश को घेरने का जो प्लान है कानपुर के ग्रीन पार्क में, वो प्लान भी तैयार है। क्या है वो प्लान, वो आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। पिच जो है वो वहां पर जिस तरह से मिलने वाली है कानपुर में, वो वैसी पिच नहीं है जैसी पिच चेन्नई में थी, यानी जहां पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल रही थी और बाद के दिनों में स्पिनर्स को भी मदद मिली। यहां बहुत हद तक उम्मीद यही की जा रही है कानपुर की जो पारंपरिक विकेट है वो, उस पर तो आप जाएं तो हो सकता है आपको पहले दिन के दूसरे सेशन से ही टर्न दिखने लगे, लेकिन जो कोशिश की गई है वो यही की गई है कि रैंक टर्नर ना बनाया जाए, ऐसा विकेट बनाया जाए जो स्पिन गेंदबाजों को मदद करे, लेकिन ऐसा भी मदद ना करे कि उल्टा हम ही को लेने के देने पड़ जाएं। तो इसलिए ये जो पिच का मिजाज है बदला हुआ काली मिट्टी की पिच पर, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों का इम्तिहान लेने वाला है। और वैसे भी पिछले 10 साल में भारतीय टीम अपने घर में 4 टेस्ट मैच हारी है 10 साल में और 30 से ज्यादा जीती है। तो इसलिए भी एक किला ही है, इसको किले से कम ना माना जाए। बिल्कुल सर, पूरा भारत ही हमारा किला है। मतलब आप कोई ऐसा ग्राउंड एक निकाल के नहीं दे सकते कि भाई यहाँ तो चलो टीम इंडिया थोड़ी कमजोर है, चाहे वो धर्मशाला की सर्दियों का बिल्कुल एकदम ग्राउंड हो कि भाई यहाँ थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन होती है, यहाँ फास्ट बॉलर्स को दूसरों को मदद मिल सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा पूरा देश ही हमारा किला है, हम कहीं नहीं हारते हैं। और सर आपने मेंशन जरूर किया कि कोई रैंक टर्नर नहीं है, गेंदबाजों को वहां दूसरे वालों को भी मदद मिलेगी, लेकिन जब भारतीय स्पिनर्स गेंदबाजी करने उतरते हैं तो कोई आम विकेट भी रैंक टर्नर ही लगने लगती है। ये चीज मैंने भी देखी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि पिछले मैच की आप बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा पिच में कुछ था नहीं, बड़ा हल्का सा हिंट ऑफ टर्न था। अगर होता तो बांग्लादेश वालों को इतनी मार नहीं पड़ती ऋषभ पंत और शुभमन गिल से, लेकिन बहुत हल्का सा हिंट ऑफ टर्न था जिससे 6 विकेटें निकाल दी रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है चाहे विकेट में कुछ हो ना हो, रैंक टर्नर वो हो या ना हो, लेकिन जब भारतीय स्पिनर्स स्पेशली जो हमारी ये तिगड़ी है अगर पूरी खेले, चाहे उसमें अक्षर पटेल हो या फिर कुलदीप यादव हो, तो वो रैंक टर्नर कोई भी विकेट फील होने लग जाती है, क्योंकि उनको पिच से निकालना आता है। आप उनको उतना सा हिंट दीजिए, वो अपने आप उसको रैंक टर्नर टाइप कहीं ना कहीं आपको फील करा देंगे बिल्कुल। और बांग्लादेश के खिलाड़ी कोई इतना बड़ा इनका नाम है नहीं स्पिन खेलने के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। और जैसा सर ने बताया कि किला
बनाया हुआ है इतने साल में। सिर्फ जो 10 साल के आंकड़े अभी भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कानपुर के भी आप देख लीजिए कि 23 टेस्ट मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं। पता नहीं पिछले कितने समय पहले ये 3 मैच हारे होंगे, क्योंकि जो पिछला वाला हुआ था 2-3 साल पहले उसमें तो ड्रॉ करा लिया था हमने। न्यूजीलैंड की टीम थी, बट वो न्यूजीलैंड की टीम थी। आज की डेट में यहाँ बांग्लादेश की टीम आने वाली है। वो नवंबर का टेस्ट मैच था, ये है सितंबर का और अक्टूबर का टेस्ट मैच, जहां बहुत ज्यादा आपको सर्दियां नहीं मिलेंगी। पिच एकदम सूखा रहेगा, क्रैक्स कहीं ना कहीं थोड़े से गर्मी की वजह से होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने वाली है इस विकेट से। और फिर बांग्लादेश की टीम का फंसना पक्का। और जैसा लगातार सर पूछते हैं, क्या चौथे दिन तक ये मैच जाएगा? चौथे दिन के पहले सेशन या 5वें तक तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म्ड है, लेकिन क्या चौथे दिन ये मैच खत्म होगा? और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस में कहता हूं कि नहीं सर, चौथे दिन भी जाना मुश्किल है। तीसरे दिन का जो आखिरी सेशन होगा, यानी पोस्ट जो सेशन खेला जाएगा, उसमें ही ये मैच कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जिस तरीके की ये पिच बिहेव करेगी सर, पहले ही दिन आखिरी सेशन से टर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर जब टर्न देखने को मिलेगा तो फिर रविचंद्रन अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, या फिर उन दोनों में से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से कोई भी ये मैच खेले, इतना पक्का है सर कि बांग्लादेश का बच पाना 3-3 स्पिनर से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो अगली खबर है उसका हिंट दीपेश ने दे ही दिया है कि 3-3 स्पिनर, यानी भारतीय टीम में इस पर बड़ी ही गंभीरता से बातचीत चल रही है, कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। चेन्नई में भारतीय टीम एक दिन पहले जीत गई थी, तो एक दिन पहले जीतने के बाद विद इन दी मैनेजमेंट की बातचीत हुई, पहले से तय नहीं था। बातचीत हुई कि भाई अब हम एक दिन पहले कानपुर जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा कोई बहुत लंबी उड़ान तो भरनी नहीं है, चलिए जरा अपने घर वालों से मिलाते हैं एक बार फिर से। तो विराट कोहली दिल्ली आ गए, रोहित शर्मा मुंबई चले गए, यशस्वी जायसवाल मुंबई चले गए, गौतम गंभीर भी दिल्ली आ गए थे। और कहीं ना कहीं वहां जब सब टीम डिस्पर्स हो रही थी, तभी यह तय हो गया था कि कानपुर में ना हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। इसलिए एक फास्ट बॉलर जो हमने चेन्नई में 5 में से 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे, यहां इसको उलट देंगे, यहां 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और 3 स्पिनर रखेंगे। यह खबर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ उतर सकती है। भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लेइंग 11 अब तक आया नहीं है। प्लेइंग 11 जब मैच के समय आएगा तो इस खबर पर स्टैंप भी लग जाएगी। 2021 के जिस मैच का जिक्र अभी दीपेश कर रहे थे, उस मैच में आर अश्विन खेले थे, रविंद्र जडेजा खेले थे और अक्षर पटेल खेले थे। मौजूदा टीम में भी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ही टीम में, स्क्वाड में शामिल हैं। हां, यह देखना बाकी है कि अब किस तरह से कप्तान सोचते हैं। मेरे ख्याल से दीपेश, इसमें जो चीज कुलदीप यादव के पक्ष में जाती है वो ये कि उनका होम ग्राउंड है। उनको जिस तरह से यहां पर कहते हैं ना कि पले बढ़े हैं, यहां की मिट्टी की समझ है, यहां के स्टेडियम की समझ है, और फिर थोड़ा सा लोकल सपोर्ट भी ज्यादा मिलता है आपके। मतलब एक तो टेस्ट मैच ही आप सोचिए 3 साल बाद हो रहा है। अब जब वो ग्रीन पार्क का स्टेडियम पूरा भरा होगा और आसपास जो पूरा वो इलाका है ना, उसमें जो रिहायशी कॉलोनीज है, उसके छतों पे भी लोग बैठे होते हैं। मतलब हम लोगों ने मैच देखा है तो कई बार वहां क्या होता है कि आप कुछ घर ऐसे हैं, मतलब एक तो आप ऐसे समझिए कि पवेलियन के मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो पवेलियन की राइट साइड में एक हिस्सा है जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं और वहां से तो मैच बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो वो जो जितने हजारों लोग स्टेडियम में मौजूद हैं वो, और प्लस वो विसिनिटी में जो इलाका है वहां पर जो लोग छतों से देख रहे हैं, कुलदीप निश्चित तौर पर वहां उनके लिए लोकल बॉय हैं, कुलदीप को सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। शायद ये एक और वैरायटी तो है ही है, मतलब काबिलियत में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं, कोई फेवर नहीं कर रहा है उनको, लेकिन ये उनके लिए एक एडिशनल पॉइंट होगा। बिल्कुल सर, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज बार बार मेंशन की थी कि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में जब भी मैच होता है तो अक्षर पटेल को आप खिलाते हैं। तो जब मतलब कुलदीप यादव को आप एज अ बैट्समैन यूज करना भी क्यों चाहेंगे, जब आपकी टीम ने पिछला टेस्ट मैच निकाला है अपने टॉप ऑर्डर के 5-6 बल्लेबाजों के दम पे, तो कुलदीप यादव तक बातचीत वैसे भी नहीं आनी चाहिए। और अगर उतना मुश्किल में टेस्ट मैच फंसा, वैसा तो फंसना नहीं चाहिए, फंस गया, तो वो 10, 15, 20 रन देने की क्षमता उनके पास भी है। अक्षर पटेल जैसी नहीं है, ये बात है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। लेकिन जब स्पिन गेंदबाजी की बात आती है तो कुलदीप यादव बहुत शानदार गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और एक अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था सर मैं विराट कोहली का, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार दिल्ली के कोटला स्टेडियम में पैर रखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि मेरे को यहाँ कोई स्टेट, रणजी या नेशनल के मैचेस नहीं खेलने हैं। मैं चाहता हूं कि जब एक दिन मैं इंटरनेशनल मैच खेलने आऊं और यही जनता जो जिसको मैं आज देख रहा हूं, ये स्टैंड्स में देख रहा हूं, या फिर अभी जो वो आपने छत वाली जो बातें मेंशन की कि भाई वहां से भी बड़ा अच्छा व्यू मिलता है, वो लोग मेरे को देखें एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए मेरे ही होम ग्राउंड में। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के साथ होगी। और एक बड़ा ही अहम पॉइंट के कोटला हो या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, इनको मैचेस सर मिल जाते हैं, साल में 2-3 मैचेस इन स्टेडियम्स में पड़ जाते हैं। लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जैसा अभी आपने बताया कि 2-3 साल पहले वो मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2021 में, उसके बाद से कोई मैच नहीं हुआ है। तो
थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ अगर हल्का सा फेवर कर भी दिया जाएगा तो कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो आपके लिए 5-7 रन कम भी बनाते हैं तो उतना इंश्योर वो कर देंगे कि आपको 2-3 विकेट ऐसे टाइम पे दे देंगे जब शायद आपके कोई दूसरा गेंदबाज नहीं चल रहा होगा। कुलदीप के पास वो वैरायटीज हैं सर, बहुत अलग गेंदबाज हैं, बहुत अलग किस्म के गेंदबाज हैं। और फिर वही बात है, जिस विकेट पे खेलते हुए पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा बचपन निकल गया, उसके एक एक पैच के बारे में भी आपको पता होता है कि यहाँ फेंक दी तो यहाँ से इतना घूमेगा। तो ये थोड़ा सा ये एडवांटेज उन्हें मिलना चाहिए। मतलब अब यहाँ कोई फेवर वाली तो बात है नहीं, अगर टीम की जो कंडीशन है, जो टीम का संतुलन है, अगर उसे अक्षर पटेल ज्यादा सूट करते हैं तो फिर उन्हें खिलाइए, लेकिन फिर भी मतलब अगर दिल से पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि कुलदीप यादव खेलें सर। आपको मैं बताता हूँ, कैफ के करियर का आखिरी समय चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट अपने करियर के लास्ट उसमें थे, और कानपुर में टेस्ट मैच था, उनको शामिल कर लिया गया था स्क्वाड में, इसीलिए कि भाई चलो अगर सिनेरियो बन जाएगा तो उनको खिला लेंगे। मुझे जहां तक याद है उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन मुझे ये याद है कि उनके जो बड़े भाई हैं आसिफ, जैसे ही उनको पता चला कि कैफ स्क्वाड में शामिल हो गए, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे, इलाहाबाद से वो लोग आए कानपुर और फोन किया हम लोगों को, हम 2-3-4 दोस्त थे जो इलाहाबाद से बिलोंग भी करते हैं, कि हम लोग आ रहे हैं और हम लोग को मैच देखना है। तो खैर आसिफ भाई आए, मुझे याद है अच्छे से, हम लोग जिस होटल में ठहरे थे वहीं आसिफ भाई ठहरे भी थे, जो कैफ के बड़े भाई हैं। 3 भाई हैं कैफ, आसिफ और एक कैफ है, और देखिए एक नाम मैं स्लिप कर रहा हूं, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। खैर, और आपने जो कहा ना कि अपना होम ग्राउंड, अब फिर आप कहेंगे सचिन को ले आए, इतना बड़ा करियर सचिन का, लेकिन सचिन ने जब अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला, 200वां टेस्ट मैच जो आज तक किसी ने नहीं खेला है, तो वो वानखेड़े में ही खेला। और सोचकर देखिए कि उस मैच को देखने के लिए उनकी मदर आई, और उस मैच में उनकी मदर को कोई दिक्कत ना हो कि व्हील चेयर पे आई थी, उसके लिए बाकायदा एक रैंप बनाया गया ताकि वो वहां पर जाए। उसके बाद भारत ने वो मैच जीता, तीसरे दिन ही जीता था जहां तक मुझे याद है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद सचिन तेंदुलकर गए और उन्होंने क्या किया, उस पिच को जाकर उन्होंने उसके पैर छुए, पिच को उन्होंने इस तरह से अपने माथे लगाया, उस मिट्टी को। वो मिट्टी को माथे लगाने की वजह 2 ही तो थी, एक कि क्रिकेट है, इस क्रिकेट ने ही जो कुछ दिया सचिन तेंदुलकर को वो इस क्रिकेट ने दिया, और दूसरा ये मैदान तो इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये मैदान वो मैदान नहीं है जिसने 200 टेस्ट मैच वाला सचिन तेंदुलकर देखा। ये मैदान वो मैदान है जब जिसने 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को देखा था, और वहां से फिर वो उस सफर को देखा पूरे 200 मैच के, तो इसलिए भी शायद वो इमोशनल हुए होंगे। और आपकी स्टोरी सर मेरे को देखो एकदम गूज़बम्स दिला देती है। जितना भी आप सचिन तेंदुलकर को लेके नहीं, उन्होंने उसके बाद उन्होंने पूरा लैप लिया और हम लोग स्टेडियम में थे, और मुझे उस दिन इतना मैंने बहुत तमाम प्लेयर्स का लास्ट मैच देखा, गांगुली का लास्ट मैच देखा, इंजमामुल हक का लास्ट मैच देखा, एडम गिलक्रिस्ट का लास्ट मैच देखा, वीवीएस लक्ष्मण का लास्ट मैच देखा। कई खिलाड़ियों को तो एक्चुअली मैदान से रिटायरमेंट लेने का मौका ही नहीं मिला, जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, जहीर खान हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसा हुआ जिनको ईमेल के जरिए बताना पड़ा कि हाँ आप नहीं खेल रहे। लेकिन जिन खिलाड़ियों को संन्यास लेने का मैदान से मौका मिला, सचिन का, दीपेश, मैं मतलब उस दिन ताज्जुब की बात थी, मैं प्रेस बॉक्स में ना जाकर बाहर जाके बैठा स्टैंड में, सिर्फ इसलिए कि जरा देखूं कि किस तरह का माहौल है। और मैं देख रहा था कि हर दूसरा आदमी भी नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि 10 में से 8 लोग वहां रो रहे थे जब सचिन वो लैप ले रहे थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इनमें से ना तो कोई सचिन का रिश्तेदार है, ना सचिन ने उनको कहा है कि जब मैं लैप लूंगा तो आप रोइएगा, ना सचिन, मतलब कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट नहीं है। लेकिन शायद वो कनेक्ट जो है वो क्रिकेट का है, जहां वो एक्सपेक्टेशन जो बरसों बरस तक सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट फैंस के, अपने कंधों पर क्रिकेट फैंस के एक्सपेक्टेशंस को जो उन्होंने ढोया था ना, वो उससे जो प्यार था, उसका जो कनेक्ट था। मेरे बगल में एक महिला थी, उनकी आंखों में तो ऐसे आंसू गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका अपना बेटा या अपना भाई जो है वो रिटायर हो रहा हो। तो ये शायद इसीलिए उनको कहा भी गया कि भाई, वो तो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान ना कहा जाए, लेकिन उनको कहा गया कि वो क्रिकेट के भगवान है, तो इसलिए भी शायद ये होता है। और चलिए बातचीत को समेटे, इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि वो ग्रीन पार्क जो है वो कुलदीप यादव के लिए वही मैदान है जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए वानखेड़े। यहां तुलना किसी से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होम ग्राउंड हमेशा होम ग्राउंड होता है। अपना शहर, अपनी मिट्टी, अपना सब कुछ जो है वो बिल्कुल खास होता है, बिल्कुल अलग होता है। और शायद ये बात कुलदीप यादव के पक्ष में जाएगी। जब भारतीय टीम प्रैक्टिस करने उतरेगी तो थोड़े और संकेत मिलेंगे कि कप्तान, कोच क्या सोच रहे हैं। उन संकेतों को लेकर एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन अभी होम ग्राउंड की बात हुई तो कुछ किस्से कहानी भी साझा हो गए। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी बहाने आपको भी कुछ किस्से कहानी सुनने को मिल जाते हैं जो कहीं गूगल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कहीं छपे हुए नहीं, आंखों के देखे हुए किस्से। और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी उन किस्सों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, जरूर दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। हमारी टीम उसको अपना फीडबैक मान के उस पर अमल करेगी। फिलहाल के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।